जियाउर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि आपका संरक्षण मुझे मिलेगा कि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में वक्फी तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में भी काफ़ी कम किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आसानी से सरकार अपने कंट्रोल में कर सके, जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सिर्फ इस बिल का इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि इसको एनडीए सरकार लेकर के आई है। हम इस बिल को विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमज़ोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में रोधा उत्पन्न करने का काम है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम के 5 साल मुसलमान होने के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? कैसा मजाक है ये? किस प्रकार की बात है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं। अरे महिला सम्मान के अंदर तो पहले ही 2 महिलाएं बोर्ड के अंदर रहती थी। आपने कौन सा नया तीर मार दिया कि कौन सी ज्यादा महिलाओं को आप अधिकार दे रहे हैं? मंत्री जी भी कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरल के लोगों को कहना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बिहार और खास तौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो लोग इस बिल पर आपका साथ देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कमाल की बात तो यह है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आप इसकी बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं। आपके मुंह से ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगती, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई सा हिस्सा हो, उन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अजान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है, मुसलमानों के कारोबार से दिक्कत है, मुसलमानों की स्कॉलरशिप को बंद कर रहे हैं और उसके बाद वक्फ के माध्यम से मुसलमानों को हक दिलाने की आप बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जिस क्या देश में माननीय न्यायालयों के अंदर पहले से मुकदमों की कमी है जो नए इस बिल को लाकर के नए जन्मों को विवाद दिया जा रहा है? आप वैसे तो संवैधानिक प्रक्रिया पर यकीन रखते हैं, आप कहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हर बूथ में चुनना चाहिए, तो मैं वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों आप नॉमिनेट करके सदस्यों और अध्यक्ष को नॉमिनेट करके सरकार के कंट्रोल में रखना चाहते हो? मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कि इस बिल को
वापस लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि ये विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। संस्कृति और मजहबी विरासत की हिफाजत कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मैं आप अलग से मुस्लिम संस्था के आखिरी बात माननीय अध्यक्ष जी, आखिरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरे समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर रखने का क्या मतलब बनता है? क्या आप दूसरे मजहबी संस्थाओं के अंदर मुस्लिम समाज को भी रखने का काम करेंगे? तो इसलिए इस प्रकार का भेदभाव, नफरत की दीवार खड़ी मत करिए। इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को मिलकर के साथ चलना पड़ेगा। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राजकुमार और माइक तो चालू है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस वक्फ बिल पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया। मैं और मेरी पार्टी इस जो बिल लाया गया है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का इतिहास आने वाले समय में उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। मैं पिछले 2018 की बात कहूँगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर ST/SC कानून, ST/SC एक्ट को लेके जो छेड़छाड़ी है उसको कमजोर करने की जो काम किया गया था, और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर ST/SC ने आंदोलन किया था। उन जो शहीद हुए थे उस दौरान उन लोगों को भी मैं याद करना चाहूँगा। आज वही 2 अप्रैल के दिन, तो आने वाले समय में ST/SC मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए ये काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश को विश्व में अनेक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक वक्त हुआ करता था हमारे देश के अंदर, जब मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म सहित अन्य धर्म के लोग खुशियां मनाते थे सब मिलके। एक तरफ जब हिंदू धर्म के त्योहार आते थे तो मुस्लिम खुशियां मनाते था, और मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म के लोग ये खुशियां मनाते थे सब मिलके करेंगे। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि घर के अंदर आइसोलेट करने की बात होती है, पुलिस जाब्ता लगाना पड़ता है, एक धर्म से एक दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए माहौल बनाया गया है। इस तरह का जो माहौल है हमारे देश के लिए घातक रहेगा। जब आज देश के अंदर देखा गया है कि भारत देश का अगर गौरवशाली इतिहास, जब मुस्लिम की बात आती है, हम धर्म में क्यों बांट रहे हैं? इस इतिहास के अंदर मुस्लिम धर्म का भी बहुत सारा योगदान रहा है। मैं 2 उदाहरण बताना चाहूंगा। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे, और उस युद्ध, खानवा के युद्ध में 12,000 मुस्लिम मारे गए थे। मैं उस धरती से आता हूं। महाराणा प्रताप की जो धरती है उसके सेनापति थे हकीम खां सूरी, दूसरे सेनापति थे राणा पूजा भील, जो आदिवासी समुदाय से आते थे। और उस दौरान देखा गया है कि हकीम खां सूरी और राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ जब खड़े थे तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर के साथ खड़े रहे थे। वो दौर हुआ करता था। आज मैं बताना चाहूंगा कि देश का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी पन्ने में बाहरी आक्रमणकारी से हर वो युद्ध हम लड़े हैं और जीते हैं जब हम धर्म में बट के नहीं, एक साथ मिलके लड़े हैं। और हर वो युद्ध हम हारे हैं जिस वक्त हम धर्म में बट गए हैं, तो उस दौरान वो युद्ध हारे। इतिहास के हर पन्ने में देखा जाए कि जब धर्म में नहीं बटे हैं, हम एकजुट के लड़े हैं, तो बाहरी आक्रमणकारी को हमने भगाया है। लेकिन धर्म में बढ़ गए जहां, तो बाहरी आक्रमणी को नहीं भगा पाए। यही भविष्य में होगा। भविष्य में हमें विदेशी ताकतों से खतरा नहीं है, हमारे ही देश के अंदर हम लोग आपस में टकराव, आपस में नफरत पैदा हो जाएगी, दिक्कत करेगी। अंत में 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। वक्फ बिल किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कोई वारिस नहीं हुआ करता था, वो दान दिया करता था समुदाय की भलाई के लिए। जो संपत्ति मुस्लिम समुदाय के धार्मिक सामाजिक कल्याण के लिए होती थी, आज आप सुनकर उसको व्यवसायीकरण किया जा रहा है। आज मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल आदिवासी, दलित, ईसाई, गरीब, हिंदू को भी उनकी धार्मिक जो संपत्तियां उनको हड़पने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा की सरकार जब झारखंड में सरकार थी, आपने वक्फ की तर्ज पे ही आदिवासी दलितों के जो पूजा स्थल थे उनकी जमीन को लैंड बैंक के रूप में उपयोग करने का जो काम किया था, और आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया था। वक्फ बिल में आप 2 गैर मुस्लिम समुदाय, 2 महिला अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कई ऐसे हादसे आए हैं जहां हिंदुओं के मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से भी वंचित किया जा रहा है। आज ऐसी, तो आप अध्यक्ष जी, मेरे से पूर्व हमने गृह मंत्री जी को भी सुना,
पूरे देश के विद्वान इस साइड से भी बोले, इधर से भी हमारे बोले, जमकर बहस हुई। लेकिन आवश्यकता तो आज है बेरोजगारी पे चर्चा की। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपके लिए जरूरी होगा। अग्निवीर पे चर्चा मैं नहीं बता करना रहा हूँ चाहते ना सर, एक मिनट समाप्त तो करना। हमारे तो गृह मंत्री जी बैठते हैं, आप बैठते हो तो हम तो आधी बात तो बोल ही नहीं पाते साहब। आप बोलो कि छोटी पार्टियों को जाओ बाहर चले जाते हैं। कम से कम 5 मिनट आज समय दें, सुबह से बैठे कोरम हम ही पूरा करते हैं। ये सारे सिंगल पार्टी के लोग। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन था कि सारी चर्चा हुई और निश्चित रूप से मुसलमानों के अंदर एक मैसेज है देश के अंदर कि वक्फ का जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आपको याद दिलाऊं अध्यक्ष महोदय कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भी आज़ादी के आंदोलन का अपना योगदान दिया, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जोर और मौलाना हसरत मोहनी जैसे नाम शामिल है। ये सरकार जब इस प्रकार के विधेयक लेकर आए तो उनका योगदान नहीं भुलाए और ऐसा मैसेज देश के अंदर नहीं जाए, ये मेरी मांग है। अध्यक्ष जी, बिल जब आया था तो यहाँ बड़ी चर्चा हुई और गर्मा गर्मी के अंदर सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बिल को जेपीसी को भेजा जाए और ये जेपीसी के अंदर चला गया। जेपीसी की खबर रोज हम पढ़ते थे कि विपक्ष के सांसद जब अपना सुझाव रखना चाहते तो उनको बोलने नहीं दिया जाता और जेपीसी के अंदर जब और सुझाव आए तो उनसे हटके खाली एक फॉर्मेलिटी की जेपीसी में भेजने की। जो सुझाव जो संशोधन चाहते थे वो इसके अंदर नहीं गए। मेरी मांग है कि आप इसके अंदर बड़ा मन रख के विचार करें गृह मंत्री जी। अभी कोई इस बिल से परमानेंट कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि इससे परमानेंट कोई सरकार अपनी बनती रहेगी। और जो चीजें उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। मैं आपका एक मिनट निवेदन करूंगा साहब, ये इसमें संशोधन आपने किया। पिछले कुछ वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विभिन्न प्रकार के जो आरोप लगाए गए, लेकिन क्या समाधान उन्हीं आरोपों के खिलाफ है या कोई राजनीतिक एजेंडा है? अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि बिल धार्मिक स्वतंत्रता में दखल तो नहीं देगा, फिर देश का आम मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहा है? ये आम जो विरोध कर रहा है, मेरे इलाके से मैं बता दूं आपको, जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूँ, मकराना, लाडनू, नागौर, डीडवाना, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा हल्ला हो रहा है, आप वहाँ क्या करें पार्लियामेंट के अंदर? ये तो अच्छा हुआ आज आपने हमें बुलवा दिया, अगर नहीं बोलते तो बाहर जाके ये कहना पड़ता कि आप अंदर क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे, बोले तो नहीं। और हम हमारी बात आप तक ही रख सकते हैं और छोटी पार्टियों को आप संरक्षण देते हैं। लिहाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आज आपने हमें बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी है बोलने दो ना मुझे। गिरिराज सिंह जी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा कर रहा हूँ। आप उधर से बोलो, मुझे भी तो बोलने दो साहब। अब की बार तो हम चुन के कैसा है आप जानते हो सारी बातें। सदन में जब मुस्लिम समाज की बात चल रही, सदन माध्यम से ये भी अवगत करा दें कि इस वक्फ विधेयक से आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक असमानताओं का सामना जो करना पड़ रहा है, सरकार की नीतियों में बदलाव है, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार में स्थिति में कोई व्यापक सुधार 70 साल में नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग भी भाषण दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों का जो सुधार आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से नहीं हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं दोष इन लोगों का भी है। हाँ, हम बिल के इसके आपके विधेयक के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अगर ये विचार करती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा और फायदा हो सकता था नौकरियों में और सब बातों में। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो वक्फ की संपत्तियां, सुनिए एक बार, सुनो साहब, वक्फ की संपत्तियां हैं, अब हम तो खुद बोल रहे, सुनो मेरी बात, आप लोग हमारे छोटे दलों का ध्यान रखते हो क्या कि भाई मैं बोलना, खुद बोल के ताली बजा के चले जाए तो बैठ रहते हैं पीछे सारे सिंगल मेंबर पार्टी, हमारे दम पे लड़ते हैं, दम पे ही बोल रहे हैं सारा। वक्फ संपत्तियों की सरकारी संपत्ति घोषित करने की साजिश। अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिल है, इससे कहीं ये तो नहीं कि सारी जो वक्फ की संपत्तियां हैं इसमें आप अपने नॉमिनेट करके और कलेक्टर को पावर देकर सरकारी संपत्तियां तो घोषित नहीं करें? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन, सामाजिक ताना बाना। अध्यक्ष महोदय, इस बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपकी नीतियां उद्योगपतियों के हित को देखकर बन जाती है। जैसे जमीन को धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए संरक्षित किया गया था, उसे हड़पकर बड़े उद्योगपतियों को बांटना, मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को चिरा जाना। एक मिनट समाप्त करो। इसलिए ये कैसे सुनिश्चित होगा कि मुस्लिम समुदाय के अधिकार का नहीं होगा? ये सरकार के जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये अन्यायपूर्ण नीति न केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करने का बड़ा षड्यंत्र है। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा इन पन्नों में नहीं जाऊंगा, फिर आप कह दोगे कि पन्ने पड़ रहे। मैं तो राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में जो वक्फ की संपत्तियां हैं, ये मेरे प्रदेश के अंदर वक्फ की कौन सी संपत्तियां हैं उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं। और राजस्थान प्रदेश की वक्फ की कौन सी संपत्तियां
जो सरकार की तरफ जा सकती है। राजस्थान का मुसलमान भी देखना चाहता है कि हमारे हितों पे कुठाराघात हो रहा है। देखिए, राजस्थान से 11 MP चुन का है, बड़ा मुझे वो कहते हुए वो आ रही है कि 11 में से कांग्रेस पार्टी कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती है। आप उधर से, मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा, मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुसलमानों की भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की, सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। इस बिल का अध्यक्ष महोदय मैं विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल ये शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सर मालूम है कि मैं किस तरह आग के दरिया से कूद कर यहाँ तक आया हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे 5-7 मिनट मेहरबानी करके दे देंगे। मेरी गुजारिश ये है, ये तो मालूम है कि बिल पास होनी ही है क्योंकि नंबर्स इनके पास हैं। नंबर गेम में नंबर उस साइड है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा है, जमहूरियत है कैसा तर्ज तमाशा जहां सिरों को गिनते हैं तोला नहीं करते। मैं ये अर्ज करूंगा, मैं इस बिल की टूथ एंड नेल मुखालफत करता हूं, इसकी अपोजिशन में खड़ा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 बातें कहनी है, वो मुझे कहने दीजिए। 3 बातें मुझे देश की बड़ी 2 पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस से कहनी है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं। मुझे दुश्मनों ने भी मारा, दोस्तों ने भी मारा, मैं यही कहूँगा। और चौथी बात मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहनी है, अगर आप इजाज़त दें, देश के मुसलमानों से कहनी है। कांग्रेस, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बीजेपी से हमें दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है। यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे डूबते हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं, आप ताली मत बजाएं मेरे लिए प्लीज। आप मुझे लेबल लगेगा, अभी तो आप नाराज हो जाएंगे, कुछ और कहूंगा, प्लीज वेट फॉर ए मिनट। तो मेरी सर ये गुजारिश है, 3 बातें मैं याद दिला दूंगा। अक्सर औकात बाबरी मस्जिद का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। मैं आई एम नॉट ऑन मेरिट्स, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कांग्रेस एंड बीजेपी समथिंग, स्पेशली कांग्रेस, क्योंकि मुसलमानों का ज्यादा ठेका तो इन्होंने ही लिया है। बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी जी ने खोला, आप इनकार ही नहीं कर सकते। बाकी इमारत इस पे उन लोगों ने बनाई। इसी तरह यूएपीए, जिसमें सैकड़ों लोग मर रहे हैं जेलों में, वो पौधा तो कांग्रेस ने लगाया, उसमें मुसलमान ही मर रहे हैं ज्यादा। इन्होंने उसमें थोड़ा शाख तराशी करके खाद डाली उसके आगे। तीसरा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, 370 सही कहा आपने, आपके पास नंबर्स हैं, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन यह भी आप याद रखिए, 370 को खोखला जो किया वो तो कांग्रेस ने ही किया। और जब इलेक्शन लड़ा अभी उमर साहब के साथ, इन्होंने 370 के नाम पर वोट मांगे। आप कश्मीर में जाके सोशल मीडिया के वीडियो निकालें, जितने भी 5 MP MLA कांग्रेस के बने, सब ने 370 की रेस्टोरेशन के लिए वोट मांगा। मैं पूछना चाहता हूं इनका स्टैंड क्या है। होम मिनिस्टर साहब ने सही कहा, कुछ नहीं हुआ, उमर साहब तो सरकार चला रहे हैं। जनाब, वो तो उनके हाथ में, आपने जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं, वो जब रोता है तो आप उसको जहाज का खिलौना देते हैं, वो जहाज मांगता है, आपने उसके हाथ में खिलौना दिया। वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो म्युनिसिपैलिटी का CM हूं, उन्होंने खुद कहा। आप दूसरी बात है, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो आपसे ये कहे कि अगर 370 नहीं, 35 से नहीं, कम से कम स्टेट तो वापस दे दीजिए। उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर इफ यू आर रियली यू बिलीव इन योर प्रिंसिपल्स, आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करते हैं, आप हर जगह बात करते हैं, वी वेलकम दैट। कश्मीर के लोगों से बात करने में आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? एंड पे मुझे हिंदुस्तान के पूरे देश के मुसलमानों से गुजारिश करनी है, मैं दामन फैला के कहूँगा, व्हाई शुड वी बिकम वोट बैंक? हम बीच में क्यों मारे जा रहे हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान की अपनी आइडेंटिटी है, वी आर बियॉन्ड वोट बैंक, वी बिलोंग टू दिस सॉइल। और ये पूरा
जो हिंदुस्तान है इसमें मुसलमानों का उतना ही अधिकार है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है। वाई इंडियन मुस्लिम्स नीड टू प्रूव देयर आइडेंटिटी, देयर लॉयल्टी एंड देयर बाकी चीज़ें उनको क्यों बार बार साबित करनी पड़ती है। मुसलमानों से मेरा एक ही आग्रह है, ये नंबर गेम है, बीच में मारे जा रहे आप हो, ये 80-20 का मामला है। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो, आप मेहरबानी करके अपना फोकस, जो यहाँ पर विद्वान बाकी लोग भी बैठे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से बाहर, मेरी अपील है कि आप मेहरबानी करके इस नंबर गेम में मत पड़ो। आप ये लोग आपको जख्म देकर तलवार चला के जख्मी करते हैं, वोट मिलता है, और ये लोग उन जख्मों पर फिर थोड़ा मरहम या नमक डालकर ये लोग वोट मांगते हैं। आप बीच में मारे क्यों जा रहे हो? अरे भाई, ये आपका देश है, नंबर गेम में आप नहीं जीत पाओगे। और अगर कल प्राइम मिनिस्टर भी आपका बनेगा तो भी आपकी तकदीर बदलने वाली नहीं है जब तक आप अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे। लास्ट पर वक्फ के हवाले से मैंने पहले ही कहा, मैं बिल के बिल्कुल टूथ एंड नेल खिलाफ हूँ, लेकिन लेट मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री इंट्रोस्पेक्ट। वक्फ की प्रॉपर्टियों का हम में भी कहीं गलत तो नहीं है। अगर हमने कितने अस्पताल बनाए वक्फ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वक्फ से, हमने क्या किया वक्फ से, हमने कितने कॉलेज और स्कूल बनाए, ये सोचने की बात है। क्या कुछ लोग, बस आधा मिनट लूंगा सर, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, क्या कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टियां जो हैं उनका दुरुपयोग, उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है? कहीं 50 रुपये किराया है जिसका किराया 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50। आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, मुझे 6 साल पहले की पता है। हमको भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। वाकई अगर हम मुसलमानों के हमदर्द हैं तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इससे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, कॉलेज, लेट अस डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, लेट अस डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। एंड पे एक ही शेर कहूँगा अल्लामा इकबाल का, अपने उलमाए किराम के नाम इकबाल का शेर है, उसी से शुरू भी किया। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदलते हैं। और सरकार से भी एक आखिरी शेर है मेरा, हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त व ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। थैंक यू सर। मोहम्मद हनीफा। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर। सर, हुकूमत का कहना है कि ये बिल पूरे मुल्क में वक़्फ़ जायदाद के इंतज़ाम और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो गहरी फ़िक्र और परेशानी का सबब बनती हैं। ये तजावीज़ सिर्फ मुस्लिम बरादरी की मजहबी और तहजीबी वरासत को मुतासिर नहीं करेंगी, बल्कि आईनी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर भी सवाल उठाती है। स्पीकर सर, इस बिल के तहत मरकज़ी वक़्फ़ कौंसिल और रियासती वक़्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफराद की तकरूरी की तजवीज़ दी गई है। ये सिर्फ एक इंतज़ामी तब्दीली नहीं बल्कि एक आईनी सवाल भी उठाता है। वक़्फ़ जायदाद इस्लाम की मजहबी रवायात से जुड़ी हुई है। मस्जिद, दरगाह और वक़्फ़ बोर्ड के तहत चलने वाले दूसरे मजहबी इदारे हमेशा मुस्लिम बरादरी के ज़ेर इंतज़ाम रहे हैं, इसलिए वक़्फ़ बोर्ड मुस्लिम बरादरी के मजहबी आज़ादी का एक अहम हिस्सा है। ये नए काम हमारे आईनी दायरे में आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो हर मजहबी तबके को अपने मजहबी कामों के इंतज़ाम खुद करने का हक़ देता है। अगर गैर मुस्लिम अफराद को वक़्फ़ बोर्ड में शामिल किया गया तो ये मुस्लिम बरादरी के मजहबी हुकूक में सीधी मुदाखलत होगी। सर, आज यहाँ पे 2 मेंबर ने जिक्र किया, मैं भी ये जिक्र करना चाहता हूँ। बुद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, आज बुद्धिस्ट बरादरी के पूरे देश में उनके जो मजहबी पेशवा है, उनके मांग से आज पिछले कई महीनों से हड़ताल पे है, एहतजाज कर रहा है, क्योंकि मसला यही है कि उस जो महाबोधि टेम्पल है वो एक कमेटी के थ्रू चलता है। उस कमेटी में गैर बुद्धिस्ट मेंबर भी उसमें है। उस वजह से उन लोग जो है अपने मजहब के हिसाब से वहाँ काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए पूरे देश के बुद्धिस्ट जो है आज एहतजाज पे है। और यही मसला आने वाले दिनों में अगर ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को अगर रखा जाएगा तो ये मसला जो है इसमें अभी आने वाला है। इस बिल में एक और अहम और परेशान कुन तजवीज़ वक्फ बाई यूज़र के उसूल को ख़त्म करना है। पहले जो जायदाद लंबे अरसे से मजहबी या फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इन्हें वक्फ का दर्जा दिया जाता था। आज मुल्क में 50% से ज़्यादा वक्फ जायदाद वक्फ बाई यूज़र के तहत तस्लीम शुदा है, जिनमें से ज़्यादातर
अनरजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन अब इस निज़ाम को ख़त्म करने का तजवीज़ है, जिससे बहुत सी जायदाद जो मुस्लिम बरादरी के मजहबी और समाजी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है मुतानिज़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकती है। जो जायदाद 100 साल 200 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे से मजहबी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है, अब वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? सर, इस बिल के तहत अपने ही जायदाद को वक़्फ़ करने के लिए जो 5 साल की मजहबी इबादत लाजमी करार दी गई है, क्या ये आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ वर्जी नहीं है, जो कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक देता है? आज जो काम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल का है, इसे हटाकर इस बिल के तहत सारे इख्तियारात DM या रियासती हुकूमत के किसी सीनियर ऑफिसर को दिए गए हैं। सर, वक़्फ़ में इस्लाहात करने के बजाय हुकूमत इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती है। वक़्फ़ एक मजहबी और फलाही इदारा है जिसका इंतज़ाम सिर्फ मुस्लिम बरादरी के हाथ में रहना चाहिए। वक़्फ़ जायदाद का बेहतरीन इंतज़ाम और हिफाजत जरूरी है ताकि मजहबी और तहजीबी विरासत महफूज रहे। सर, इसलिए मैं आज इस बिल के खिलाफ खड़ा हूँ।